अंधेरा, शांत समुद्र और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते मालवाहक जहाज पर थे भारतीय नाविक, जिन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में उनका जहाज महाशक्तियों के टकराव का निशाना बनने वाला है। मिसाइल दागी गई, जहाज में धमाका हुआ, चारों तरफ अफरा तफरी, और फिर आई वो खबर जिसने पूरे भारत को झकझोर दिया। 3 भारतीय नाविक हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। पेंटागन ने कबूल किया है कि पलाऊ के झंडे तले तेल टैंकर MT सेट्टे-बेलो पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक हुई थी, जिसमें भारतीय क्रू मेंबर्स शामिल थे। सबसे ज्यादा आक्रोशित करने वाली बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस भयानक भूल को मानने या भारत से माफी मांगने तक के लिए तैयार नहीं हैं। इस घटना के तुरंत बाद ओमान के शिनास बंदरगाह के पास 20 भारतीयों से भरे MT जलवीर पर लगातार तीसरा हमला हुआ, जिससे जहाज में भीषण आग लग गई और भारतीय दूतावास को आपातकालीन अलर्ट पर आना पड़ा। आखिर अमेरिका जानबूझकर या अनजाने में उन जहाजों को क्यों टारगेट कर रहा है जिनमें भारतीय नाविक सवार हैं? भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर बात कर खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना की कार्रवाई के खिलाफ कड़ा विरोध जताया। जयशंकर ने रूबियो से कहा कि कॉमर्शियल जहाजों को निशाना बनाने वाली ऐसी घातक कार्रवाई किसी भी तरह से उचित नहीं है। आप बताइए कितने लोग हमारे मर रहे हैं, हमारे शिप पे हमला कर दिया। तुम्हारा सेंटकॉम सेंटर को नहीं मालूम कितने कश्तियां जा रही वहां पे? सबको मालूम, सेंटकॉम जो US का सेंटकॉम सेंटर है सब मालूम। हमारी कश्ती पे आप हमला कर दिए। मैं कंडेम करता हूं, उसको मजम्मत करता हूं। एक तमाशा बना के रखिए, पूरा एरिया, पूरा रीजन टर्मोइल में है। इलेक्शन कमीशन पर जानेदारी के इल्जाम लग रहे हैं। अगर से वोटर लिस्ट में मुसलसल अपडेट होती रहती है तो अचानक से सजा की तो नौबत में पेश आ रही है। अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया ना, तो जो सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड, हम मुतफिक नहीं है उससे, वहां सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कानून है। अब जब कानून आ गया तो हमको आपको मिलकर काम करना है। यूपी के शामली से एक मामला आया है सर, आयुष मलिक नाम SIR के ऊपर बात करो, अब्दुल बशीर साहब SIR पे बात करिए। नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने के लॉन्गेस्ट सर्विस PM है, क्या कहेंगे? आप बोलिए, मैं आपका, आप भी दूसरा पूरा। हाँ, नहीं डॉक्यूमेंट देखिए, स्टेट गवर्नमेंट क्रेडिट देना पड़ेगा कि हम लोग जाकर CM से बोले थे कि आपके 100 डेज का प्रोग्राम था ना, उसमें आप हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में सेवा सेंटर खोलो या उसका लिंक दो, वो खोले। हम लोग जाकर रिक्वेस्ट किए कि 10th क्लास 12th क्लास ग्रेजुएशन में जितने भी सर्टिफिकेट्स गवर्नमेंट इशू करती है एजुकेशन एक्राइज के, आप उसको बीच सेवा पर रखो, वो तो मिल रहे हैं। कास्ट सर्टिफिकेट के लिए भी हमारी रिप्रेजेंटेशन में CM ने, गवर्नमेंट ने कहा कि जल्द से जल्द विदिन 6 डेज दो। अब कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स है? देखिए, रेवेन्यू से क्या डॉक्यूमेंट मिलेंगे आपको? GHMC से कोई डॉक्यूमेंट, GHMC कैनॉट गिव एनी डॉक्यूमेंट। कास्ट सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, फॉरेस्ट का, लैंड का मिलेगा। हमारा लीगल है, वो नहीं है ना इसमें, इसीलिए तो हम बोल रहे किसी अंडर 12 डॉक्यूमेंट्स 3 आर नॉट अवेलेबल इन, दे आर नॉट गिवन इन तेलंगाना। दैट इज द प्रॉब्लम। दैट इज व्हाई वी वांट द ECI टू रिकंसिडर एंड एक्सेप्ट ड्राइविंग लाइसेंस इशूड बाय तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट, फूड सिक्योरिटी कार्ड इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड वेरियस अदर डॉक्यूमेंट इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू द पीपल ऑफ तेलंगाना एंड द पैन कार्ड व्हिच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूज। देखिए, ये भारत की विदेश नीति की चूक रही। अगर भारत मजबूती के साथ खड़ा होता
और जो भारत वॉर को रोकने में कामयाब हो जाता तो आज न जाने जितनी जानें गई किसी की जान नहीं जाती, न केवल जानें बच जाती बल्कि दुनिया में जो अर्थव्यवस्था लगातार खराब होती जा रही है और जिसमें भारत सबसे बड़ा देश है उसकी अर्थव्यवस्था पे संकट पड़ रहा है, इस संकट भी नहीं होता। तो भारत की जिम्मेदारी थी कि युद्ध रोकने की, और युद्ध अगर रोक लेते भारत सरकार तो भारत को प्रधानमंत्री को विश्व गुरु माना जाता। अच्छा अध्यक्ष जी, ये लोग गौ माता और राष्ट्रमाता बनाने के लिए पीछे क्यों हट रहे हैं बार-बार? ये वो लोग हैं जिनके घरों में गाय नहीं है, गाय की सेवा नहीं करना चाहते हैं, गाय के नाम पर ये वोट लेना चाहते हैं। और कासगंज के कहीं डिवाइडर हो, एटा में तो मैं देख आया, एटा में मुड़ते ही डिवाइडर पे सांड बैठे हुए थे। तो बताओ, सांड बैठे हैं, इसकी रखवाली देखभाली करने का काम किसका है? और गाय की सेवा करना हमारा आज का नहीं, पौराणिक काम है। Yesterday night I received a call from the particular office informing that the three of them crew members were missing, in which one of person was my husband Suresh Patnala. So far till afternoon I only came to know that he is missing, but afternoon they confirmed that he became victim. He was attacked directly by some drone or something when the US Navy, they are not confirming it was done by US Navy or Iran Navy. No one is coming forward to accept the incident, but I lost him, and the other two crew members were also declared dead at night only, but his body was not retrieved night. So morning again another rescue operation was held by the Royal Oman ship crew, and after the rescue operations they rescued him, and they identified, and then they informed and they clarified me that he is no more. So I requested them do the necessary things, means regarding his transportation of his body from through embassies. I just only requested them do the favor as early as possible, because it happened already yesterday morning. That type was happened morning around 7:30. They intimated me. Till then he is the victim. He is suffering alone in the ship with no help. The rescue operation was held. 21 was survived, but he was stuck in that attack directly. So they can't able to rescue him because of that pollution something. So they again rescued today and they discovered his body and they informed me, and I requested them just to do the formalities as early as possible and do the needful to me and my children for further studies. And I'm requesting the government authorities, both central and state, through Dizzy Shipping also I'm asking them, because everything is going under Dizzy Shipping only now. So I can request them, all the three officials, to do the needful to me and my children for my future. That's all I can request. Please do the needful to me. When you got the last call? Last call I spoke to him on 9th night around 8:30. That was his last call, and he was trying to sign off. He gave his sign off letter. He is no more interested to work because he is working since 4 months. From January ending he joined. Actually he went for only 10 days contract. Only for 10 days, that too to work in China. ये सिर्फ एक जहाज की कहानी नहीं है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब समुद्री व्यापार पर दिख रहा है। ओमान की खाड़ी और होर्मुज जलडम भूमध्य दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री लाइनों में शामिल है। भारत का बड़ा हिस्सा तेल और व्यापार इसी रास्ते से जुड़ा है। ऐसे में जहाजों पर हमले सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा का भी सवाल है। इसीलिए मालवाहक जहाजों पर हमले के बाद भारत चुप नहीं रहा। दिल्ली ने साफ कहा कि नागरिक जहाजों पर घातक हमला स्वीकार नहीं किया जा सकता। कहा, समुद्री व्यापार की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानव जीवन किसी भी सैन्य अभियान से ऊपर हैं। लेकिन सवाल उठ रहा है, क्या अमेरिका जवाब देगा? क्या भारतीयों की मौत की जिम्मेदारी तय होगी, या फिर महाशक्ति होने का मतलब जवाबदेही से ऊपर होना है? देखिए, पिछले 3 दिन से ये लगातार एक बात चल रही थी। इसके पहले भी एक टैंकर पे जो 3 दिन पहले एक हमला हुआ जिसके ऊपर मिसाइल से अटैक हुआ उनके इंजन रूम में, वो वेसल पूरा कोलैप्स हो गया, एम्प्टी मैरीवेक्स, और उसमें 24 भारतीय थे। उनको कैसे भी करके वहाँ से इवैक्यूएट किया गया। अभी इस खबर से हम
ये खबर कल आई सुबह वापस एक सेटा बेलो टैंकर है उसके ऊपर से यूएस ने एक अटैक कर दिया, मिसाइल से अटैक, और सेम पोजीशन में इंजन रूम में अटैक हुआ है जिसके ऊपर तकरीबन 24 भारतीय थे, 4 विदेशी नाविक थे जिसमें यूक्रेनियन और 2 पाकिस्तानी क्रू थे। कल शाम होते होते जो हमारे पास आ रहे थे, जो लोग जहाज पे हैं उनके मोबाइल से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे हमारी ऑफिस, लेकिन उनसे संपर्क हो नहीं पा रहा था। कल शाम तक जो हमारे पास खबरें पता चला कि जिसमें 2 कैजुअलिटी रिपोर्ट की गई और एक जो चीफ इंजीनियर उनको मिसिंग बताया गया, जो कंपनी ने हमको यहाँ पे इन्फॉर्म किया। अब स्थिति ऐसी बनी हुई है कि 3 दिन में जहाज तकरीबन 48 इंडियन क्रू के साथ, अगर यही स्थिति रही तो ये सीज फायर किसने कहा, यूएस ने दी थी, टारगेट कर रहा है ऐसे वेसल्स को, चाहे वो उसको सैंक्शन का नाम दे रहा हो, चाहे ब्लॉकेड का नाम दे रहा हो। ये सब कमर्शियल वेसल थे। हमारी शुरू से मांग है, कमर्शियल वेसल पे ना वेपन्स है, ना आपको कोई बैक फायर कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में उनको इतने बड़े हमला करने की क्या इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी। और अगर उन्हें लग रहा है कि इस वेसल पे कुछ सस्पिशियस है या उनकी वार्निंग के बाद ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो मैं ये बता दूं कि जितने भी जहाज़ हैं उनके साथ जब हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है, बहुत से ऐसे जहाज़ हैं जिन्होंने अपना AIS सिस्टम बंद कर रखा हुआ है, जिन्होंने अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को बंद करके रखा हुआ है, इस डर के कारण कि उनके जहाज़ को ना कोई ट्रेस ना करे ताकि उसके ऊपर अटैक ना हो, चाहे वो IRGC की बात करें, चाहे इसराइल की बात करें या US की बात करें। ऐसी स्थिति में अपनी सेफ्टी के वजह से बहुत सारे जहाज़ वहाँ पे एंकर हैं, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को दबाने के लिए, वो इसलिए नहीं कि उन्होंने गलत किया, वो इसलिए कि वो बचे रहें किसी भी अटैक से। और इसके पहले ऐसे बहुत सारे जहाज़ों पे ड्रोन का अटैक हो चुका है जिनकी आइडेंटिटी में पाया गया कि वो जो मतलब जिसको ईरान ने समझा कि ये हमारे शत्रु की तरफ से है या इजराइल ने समझा है हमारे शत्रु की तरफ से, तो वो अपनी आप को बचाने के लिए लोगों ने अगर अपने कम्युनिकेशन मेजर को अगर स्विच ऑफ करके रखा है, तो ये वन वे जो कम्युनिकेशन हुआ है यूएस की तरफ से, क्या कंफर्मेशन कि उसको उस जहाज के मास्टर तक वो पहुंचा, उसने उसको कंफर्म किया या नहीं पहुंचा। ऐसी स्थिति में यूएस क्या इतना काम नहीं बनता था कि वो अपने चॉपर या अपनी स्पीड बोट से उस जहाज के ऊपर जाके लोगों से पता कर सके कि ये सही है। मतलब उस कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए इन्होंने 3 लोगों की जान लेनी बेहतर समझी एज कंपेयर टू कि वहां जाके प्रत्यक्ष रूप से उसकी निगरानी कर पाए। सर कहने के तो कुछ रहा नहीं, हमने तो अपने परिवार का बच्चा खो दिया है। एज सच जो इन्फॉर्मेशन आई मेरे कज़न को कल शाम को कि उनका बेटा मिसिंग है, फिर हमें मॉर्निंग में पता चला कि उनको ऐसे पता चला कि ही इज़ नो मोर। और अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी एक इन्फॉर्मेशन है वो जारी कर दी है कि एज पर द इन्फॉर्मेशन कैडेट आदित्य शर्मा वाज सन ऑफ राजेश शर्मा इज़ नो मोर अलॉन्ग विद 2 अदर फेलोज। अभी बस हमारी यही रिक्वेस्ट है कि मतलब जो भी सिचुएशन हमारी फैमिली में इस टाइम आई है, फर्स्ट ऑफ ऑल हु विल बी अकाउंटेबल फॉर ऑल दिस। क्या यूएस गवर्नमेंट इसको अपने ऊपर लेती है कि इट वाज देयर मिस्टेक, दे शुड हैव ब्लॉकेड द शिप्स। अगर वो जाना चाह रहे थे ज़बरदस्ती तो ब्लॉकेज करके एंकर डलवाते, शिप अरेस्ट करते, बट किसी एक कमर्शियल वेसल पे अटैक करना मेरे हिसाब से इज़ रियली अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। सेकेंडली मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जो है हमारे, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है सानोवाल जी से, जो मेरे यहाँ के सांसद हैं श्री अनुराग ठाकुर जी, जो हमारे यहाँ के CM साहब हैं सुक्खू जी, और साथ में स्पेसिफिकली मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि कैसे भी करके हमारे बच्चे के जो मॉर्टल रिमेन्स हैं वो जितना जल्दी हो सके हमें प्लीज़ प्रोवाइड करवाया जाए, ताकि जो हमारे अभी फैमिली में प्रॉब्लम आई है। एंड DG शिपिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इस मुद्दे को कैसे उठा रही है। हमने अपनी फैमिली का एक चिराग खोया है सर, तो इट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। आपको पता है ऐसे एरियाज में लगातार क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय से बात चल रही थी कि शिप्स जा नहीं पा रहे थे। yes, आखिर ऐसा क्या कारण लगता है कि कैप्टन को जो वहाँ की सर कोई कारण नहीं है, बात बड़ी सिंपल सी है। मैं भी शिपिंग में इसमें ही हूँ, कैप्टन की गलती मैं इसलिए कहूँगा बीइंग इन अ शिपिंग फिडेलिटी कि अगर उनके ऊपर प्रेशराइज था कमर्शियल प्रेशर, व्हाई डिड ही नॉट स्टॉप द वेसल। क्या कंपनी ने जो क्रू मेंबर्स थे उनसे लिखित में लिया था, हैव दे टेकन देयर कंसेंट कि आर दे विलिंग टू सेल इन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज़। क्या क्रू मेंबर्स जो 24 क्रू मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग मास्टर। मेरी एक ही डिमांड है कि मेरी बेटी का जो बॉडी है वो हमारे तक पहुंचाई जाए, और मुझे उसकी जो लास्ट स्ट्रगल मूवमेंट रही होगी उसके बारे में बताया जाए कि उसको रेस्क्यू हेल्प प्रोवाइड कराई गई थी या नहीं करवाई गई थी।
या क्या सर्कमस्टांसेस रही कि 3 क्रू हमारे देश में खोए हैं और बाकियों को बचाया गया, इन तीनों को क्यों बचाया गया। मैं अपील करना चाहूँगा अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अनुराग ठाकुर जी से, मुख्यमंत्री हिमाचल सुक्खू जी से, विदेश मंत्री जयशंकर जी से और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी हमारे बच्चे का जो शरीर है उसको यहाँ तक पहुँचाया जाए। सर, क्योंकि वार ऑफ सिचुएशन के में जहाज जा रहा है, क्या आपकी बात हुई थी बेटे से कि इस मामले में कि उनका जो जहाज है वो इसलिए सेल कर रहा है? हाँ, हमें पहले ये इन्फॉर्मेशन थी मेरे बेटे को भी कि शिप जो वो सेल करेगा ओमान तक, ओमान से वापस आएगा। तो ओमान भी ऑब्वियसली एक रिस्क जोन बना हुआ है आजकल। तो जब ओमान से फिर वो बाद में हमें पता लगा कि वी आर ट्राइंग टू गो टू गल्फ ऑफ ईरान, जो कि हमारे लिए बड़ा शॉकिंग और सरप्राइजिंग था। तो ये कैप्टन शुड हैव अवॉइडेड दिस रूट। सर, कहीं ना कहीं कंपनी परमिशन जरूर लेती है सीरिया से जाने के लिए। एनी कंसर्न फ्रॉम दैट? अगर कंसेंट ली होती तो फिर यूएस भी अटैक नहीं करती और उनको रोका भी नहीं जाता। Do you demand any inquiry against the companies or obviously that inquiry will be must be conducted, क्योंकि एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है कि एक शिप का जो कैप्टन है वो उसने किस मजबूरी में आकर के डिसीजन लिया कि मैं बाहर जोन की तरफ अपने शिप को ले जाऊं। आज बच्चे को पता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो एक रिस्क जोन बना हुआ, डेडली रिस्क जोन है। तो वहाँ पे हर तरह की बार एक्टिविटीज हो रही है, तो उसमें जाने के दो डबल ब्लॉकेड लगे हुए हैं, एक ईरान ने लगाया हुआ है, एक यूएसए ने लगाया हुआ है। President of the United States countering the Iranian measure of blocking partial blockage of the Strait of Hormuz because he wanted the Iranian economy to collapse so he can apply more pressure on Iran and they can surrender. However, the Iranians are very adamant and they said that we will not surrender and we will not lift the blockage on the Strait of Hormuz fully until and unless the United States end its siege on the Iranian commercial ships. And I believe there is a compromise on the table between the two sides if the American accept also to release part of the assets that have been frozen by the American, which is exceeding $100 billion. What they are asking is a $24 billion from the American of their own money, which is frozen by the United States. And as a good gesture, if they wanted to have any kind of achievement. एक तरफ दोस्ती, दूसरी तरफ भारतीयों की मौत। एक तरफ रणनीतिक साझेदारी, दूसरी तरफ जवाबदेही का सवाल। भारत और अमेरिका कई वर्षों से करीब आए हैं। रक्षा सौदे, तकनीकी सहयोग, चीन के खिलाफ साझा रणनीति। लेकिन क्या इस घटना के बाद रिश्तों में दरार आएगी? क्या भारत और सख्त रुख अपनाएगा या फिर कूटनीति इस संकट को संभाल लेगी? भारत और अमेरिका रणनीतिक साझेदार हैं। रक्षा, व्यापार, तकनीक और इंडो पैसिफिक में दोनों देशों की साझेदारी लगातार मजबूत हुई है। हालांकि भारत ने दूसरी बार अमेरिकी राजनयिक को तलब कर भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर हमलों पर कड़ा ऐतराज जताया, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आरोप है कि ईरान ने भारतीय जहाजों पर ड्रोन से हमला किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि हॉर्मुज स्ट्रेट से निकल रहे भारतीय जहाजों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिसे नाकाम कर दिया गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना, जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्लोजर हुआ उस समय अगर आप दुनिया भर के स्टैटिस्टिक्स देखें तो बहुत भारी परसेंटेज कच्चा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता था। ठीक है, जहां तक भारत का सवाल है, हमारी एलपीजी जो थी उस समय 60% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आते थे और हमारा कच्चा तेल तो और जगह से भी आता है, पर वहां से भी मुझे लगता है 20% के करीब आता होगा। अब ये अनसर्टेनिटी जो है, अभी आपको कभी सुनाई देता है कि 2-3 दिन की बात है और वो जो सीज फायर है वो एक प्रॉपर ईरान यूएस डील में कन्वर्ट हो जाएगी। ये भी सुनाई देता है कि नहीं, अभी एस्केलेशन होने वाली है। तो उस पर मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहूँगा। मैं आपको सिर्फ ये आपको और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को
ये मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि हमारे जो कच्चे तेल, नेचुरल गैस और एलपीजी के स्टॉक्स हैं, उस पे हम राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्लोजर हुआ तो हमने बात की ईरान की अथॉरिटीज के साथ, बाकी देशों की अथॉरिटीज के, और जहां तक मुझे याद है 28 फरवरी के बाद 15 हमारे एलपीजी टैंकर्स भी आए हैं वहां से निकल के। दूसरा, और ये बहुत मैं इंपॉर्टेंट समझता हूं, हमने अपने सोर्सेज को डाइवर्सिफाई किया। और तीसरा, हमने अपनी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, जो पहले 32,000 मेट्रिक टन प्रतिदिन होती थी, उसको बढ़ा के उसको 54,000 मेट्रिक टन पर डे ले गए। इसलिए हमारी जो सप्लाई मैनेजमेंट है, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, पर अभी देखिए 28 फरवरी को ये युद्ध शुरू हुआ, पूरा मार्च का महीना, अप्रैल का महीना, पूरा मई का महीना, और जून में भी हम 9 तारीख तक आ गए हैं, तो 100 दिन से ज्यादा हो गए इस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट को। और हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे लिए और विश्व भर के लिए कि इसका समझौता इनका जल्दी हो और इसमें डी-एस्केलेशन हो। High importance to the welfare and well-being of our seafaring community. As you know that we have a large seafaring community which is spread across the world. We also have large number of seafarers who are there in in Persian Gulf and in West Asia, and we are in touch with through our embassy and through Ministry of Shipping to ensure their welfare and well-being. When this particular attack happened on the ship Sede Bello, we lodged a strong protest with the American side. We called in the American CDA, and he was conveyed our deepest concerns on the ongoing incidents of attacks. As also we registered a strong protest with them. We conveyed that the welfare of our seafaring community is very important, and the attacks that are happening must stop. We also conveyed that that dialogue and diplomacy is the way forward for peaceful resolution of the conflict, and that there should be unimpeded access through the Strait of Hormuz in keeping with international law. So we made our position very clear on each of these points, while reiterating how important the lives of our people are, their welfare and safety. 6 महीने के लिए अपने जहाज पे तैनात था और मैंने ज्वाइन किया था इजिप्ट सुएज कैनाल से। एंड हम जब एक अपना कार्गो डिस्चार्ज करने जा रहे थे, मे बी मिड वीक ऑफ फरवरी में, तब हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू अंदर गए थे टू सऊदी अरेबिया। एंड सऊदी अरेबिया में रहते हुए हमको ये पता चला कि ईरान कोस्ट गार्ड ने ये डिक्लेयर किया है थ्रू रेडियो, VHF रेडियो, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो गया है अंटिल फर्दर नोटिस। फिर उसके बाद हम उसी सिचुएशन में 3 महीने ऑलमोस्ट ट्रैप रहे। शुरुआत में हमारे पास कुछ क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं थे, तो फिर उसके बाद कंपनी ने, DG शिपिंग ने और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने हमको कुछ गाइडलाइंस दी सारी कंपनीज को, सारी शिप्स को, कि फिर उसके हिसाब से हमने अपने जहाज़ की मूवमेंट जो है, जहाँ तक हम सेफ्टी प्रोसीजर्स का फॉलो कर सकते थे और जो भी प्रिकॉशंस थे हमने लिए। एक शिप के ऊपर जो हिंदुस्तान का शिप नहीं है, शायद ईरान का शिप है, या ईरान ने किसी और देश का शिप को हायर किया हुआ है, जो या तो सामान लेके आ रहा था ईरान के लिए, या ईरान से ऑयल और गैस ले जा रहा था किसी और देश के लिए। और अमेरिका ने ब्लॉकेड वहाँ लगा रखा है और कहा हुआ है कि जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलेंगे वो हर प्रकार से इकोनॉमिकली स्ट्रैंगुलेट करेंगे ईरान को। और मुझे पक्का यकीन है इस जहाज़ के ऊपर हमला हुआ अमेरिका की तरफ से, उसके इंजन कंपार्टमेंट में के ऊपर हमला हुआ। शिप जो है बैडली डैमेज हो गया है, उसमें आग भी लगी है। इस जहाज़ के अंदर 24 हिंदुस्तानी सीफेयरर्स हैं। अभी सरकार की ज़बरदस्त कोशिश है कि इन 24 लोगों को हर हालत में सेफ़ तरीके से बचाया जाए और हिंदुस्तान में वापस लाया जाए। हिंदुस्तान की सरकार चाहे दुनिया में कहीं भी कोई हिंदुस्तान का नागरिक फंसा होता है, द प्रेजेंट गवर्नमेंट यकीन करती है कि हर प्रकार से उसकी सहायता करे उनको वापस लाने के लिए। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कोऑर्डिनेट कर रही है ईरानियन गवर्नमेंट के साथ में, कोस्टल स्टेट्स के साथ में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ में,
और इंडियन नेवी के साथ में, क्योंकि इंडियन नेवी ही इनको सेफ एंड तरीके से ला सकती है। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से दुनिया का करीब 20% तेल और एलएनजी गुजरता है। ईरान जंग का अंतिम समझौता होने तक इस रूट को बंद कर दिया। अमेरिका ने भी अपनी ओर से ब्लॉकेट लागू किए हैं और ईरानी कच्चे तेल की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। दोनों तरफ से ड्रोन, मिसाइल और गनबोट अटैक्स हो रहे हैं। भारत के हजारों नाविक हर साल खाड़ी क्षेत्र में चलने वाले तेल टैंकरों और मालवाहक जहाजों पर काम करते हैं, लेकिन ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण यही समुद्री मार्ग युद्ध क्षेत्र में बदल गया है। जहाजों की राष्ट्रीयता या चालक दल की नागरिकता अब सुरक्षा की गारंटी नहीं रह गई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों को गहरी चिंता का विषय बताया है और तनाव कम करने की अपील की है। फिलहाल समुद्र में काम करने वाले भारतीय नाविकों के परिवारों के लिए ये सिर्फ भू राजनीति नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु का सवाल बन चुका है। ईरान और अमेरिका की जंग चाहे कूटनीतिक नक्शों पर लड़ी जा रही हो, लेकिन उसकी सबसे खतरनाक मार इस समय होर्मुज के पानी में ड्यूटी कर रहे भारतीय सेलर्स झेल रहे हैं। समंदर की लहरें सिर्फ जहाज नहीं ढोती, वो देशों की अर्थव्यवस्था, रिश्ते और भरोसा को लेकर के चलती हैं। लेकिन जब इन्हीं लहरों के बीच मिसाइलें चलें, जब भारतीय नाविकों की जान जाए, तो सवाल सिर्फ एक जहाज का नहीं रह जाता। सवाल उठता है, क्या दुनिया के सबसे ताकतवर देश अंतर्राष्ट्रीय नियमों से ऊपर हैं? क्या भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर भारत और ज्यादा मुखर होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पश्चिम एशिया की आग अब हिंद महासागर तक पहुंच चुकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, TV 27 न्यूज।